नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का कैरियर क्लासेस के द 30 मिनट शो में। आज का हमारा इतिहास का टॉपिक रहेगा, जिसमें हम वैष्णव धर्म, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर साम्राज्य मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद के साम्राज्य के बारे में, विदेशी आक्रमण, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर साम्राज्य, दक्षिण भारतीय राजवंश, सीमावर्ती राज्य, राजपूत काल, प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य के बारे में आज वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो जो ये हमारा जो ये क्लास रहेगा वो 30 मिनट का रहेगा। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और यह हमारी क्लास रेलवे के सामान्य अध्ययन पर बेस्ड होगी, जिसमें हम रेलवे के सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, जो वन लाइनर फॉर्म में होंगे। यह जो द 30 मिनट शो है, यह रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर हमें रिवीजन का समय नहीं मिल पाता है। तो हम इस क्लास का उपयोग करके वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में हम रिवीजन थोड़ा जल्दी से कर सकते हैं। इसीलिए हमने 30 मिनट शो के नाम से इस क्लास को स्टार्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो जो ये नटराज है, एक ब्रह्मांडीय नर्तक का रूप है जो हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद में फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल कौन ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा बहुत ही कम की जाती है। तो जो ब्रह्मा हैं, ये त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल इनकी जो पूजा है बहुत ही कम की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ, मतलब जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन थे उसमें एक नयनारों के नेतृत्व में एक भक्ति आंदोलन हुआ। तो ये जो नयनार थे वो किसके भक्त थे? तो ये नयनार जो थे वो शिव के भक्त थे। तो इसको हमें याद रखना है कि जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक जो आंदोलन है वो नयनारों के नेतृत्व में हुआ, और जो ये नयनार थे वो भगवान शिव के भक्त थे। उसके बाद में फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे लकुलिश। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। तो इसमें हम मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आगे करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन सा सम्राट मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार था। तो जो अंतिम मौर्य सम्राट थे उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार पुष्यमित्र शुंग था। ये शुंग वंश का संस्थापक था। उसके बाद में फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? तो जो मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी थी वो 30 सदस्यों को सौंपी गई थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, या भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया था मेगस्थनीज ने। तो जो मेगस्थनीज था उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार इंद्रप्रस्थ जो है वो मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो अशोक के अभिलेखों के अनुसार जो इंद्रप्रस्थ था वो मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है? तो जो अर्थशास्त्र है यह मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है, और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य हैं। तो जो कौटिल्य का या जो चाणक्य के जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें अमात्य मंत्री और अधिकारी को जाना जाता था। अमात्य के रूप में मंत्री और अधिकारी को जाना जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी?
तो अशोक जो था इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो जो अशोक हैं इन्होंने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी हैं। इन्होंने कौटिल्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था और इनको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या होता था? तो जो समाहर्ता नामक अधिकारी था जो मौर्य काल के समय में, उसका काम होता था कर निर्धारण करना। तो समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य था कर निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने ही कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? तो जो जेम्स प्रिंसेप इन्होंने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो जो ब्राह्मी लिपि है ये सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था? तो जो मौर्य राजवंश था उसका अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। फिर है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद ग्रहण किया था। उसके बाद में फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट से संबंधित नहीं था? तो जो बिंबिसार है वो मौर्य सम्राट से संबंधित नहीं था। बिंबिसार मौर्य सम्राट से संबंधित नहीं था। फिर है, किसने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे? तो जो अशोक थे, मौर्य वंश के एक राजा हुए थे अशोक, इन्होंने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे, जिन्हें हम अशोक के शिलालेख के नाम से जानते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो जो पुष्यमित्र शुंग था, शुंग वंश का संस्थापक था, इसी के द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन, अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज कब की गई? तो अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज 1958 में की गई। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज 1958 में की गई। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध किससे है? तो भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध सांची से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में किसके साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से नंद वंश के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश को उखाड़ फेंका? तो इसका उत्तर होगा कौटिल्य की सहायता से। उसके बाद में फिर पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कब मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी में की। 322 ईस्वी में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सेल्यूसिड मौर्य में सेल्यूकस ने मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। जो सेल्यूसिड था वो मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात में किस झील की वस्तुतः एक कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाई गई थी? तो गुजरात में जो सुदर्शन झील है ये मौर्य शासन के समय बनाई गई थी, जो एक झील है, कृत्रिम जलाशय है।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने कलिंग वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। तो अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है क्योंकि इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, और जो कलिंग है वो वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है उसे। फिर अगला क्वेश्चन है कि देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। तो देवनाम प्रिय के नाम से अशोक को जाना जाता है, देवनाम प्रिय के नाम से अशोक को जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो देवनाम प्रिय के नाम से अशोक को जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा मौर्योत्तर साम्राज्य से, या मौर्य के बाद ये जितने भी राजा हुए, या मौर्योत्तर साम्राज्य की मौर्य साम्राज्य के बाद में का जो बाद का काल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है पहला कि पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। जो पुष्यमित्र था वो अंतिम सम्राट, जो मौर्य साम्राज्य था उसके अंतिम सम्राट थे बृहद्रथ, उनका सेनापति पुष्यमित्र था, जिसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। उसका वंश था, मतलब उस वंश का क्या नाम था, तो उस वंश का नाम था शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और जो पुष्यमित्र शुंग था वो मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। उसने ही बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का भी आयोजन किया। तो उस शासक क्या क्या नाम है, तो वह शासक था कनिष्क। कनिष्क एक कुषाण शासक था इतिहास में, जो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन भी किया था। फिर अगला है निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया। तो जो निंगथौजा राजवंश है, निंगथौजा राजवंश, इसके द्वारा भारत के मणिपुर राज्य पर शासन किया गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा में उदयगिरि की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख का उत्कीर्णन किसने करवाया था। तो जो उड़ीसा में उदयगिरि की पहाड़ियों में जो हाथी गुम्फा शिलालेख है उसका उत्कीर्णन खारवेल ने करवाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उदयगिरि की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा जो शिलालेख है वो किस राज्य में भारत की। तो ये उड़ीसा राज्य में है, उदयगिरि की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख, और इसका उत्कीर्णन कलिंग राज खारवेल ने करवाया था। फिर उसके बाद में फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। तो जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे उनके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ, एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। फिर किस राज्य में गोट्टीपोलु नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है, जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है। तो जो ये गोट्टीपोलु नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण साक्ष्य प्रदान करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी आक्रमण, मतलब उस समय प्राचीन समय में हुए विदेशी आक्रमण से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। तो जो सेल्यूकस निकेटर था इसने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 130 से 150 ईस्वी में भारत में शक शासक था। तो 130 से 150 ईस्वी में भारत में शक शासक था रुद्रदामन प्रथम। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रुद्रदामन प्रथम किस वंश से संबंधित था। तो रुद्रदामन प्रथम जो है वो एक शक शासक था, शक वंश से संबंधित था। फिर अगला क्वेश्चन कि सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में किसको हराया। तो सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में राजा पोरस को हराया। सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में राजा पोरस को हराया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम हूण आक्रमण, ये हूण आक्रमण याद करना है कि प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था। तो प्रथम हूण आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ था। अब हमारा क्वेश्चन गुप्त सम्राट से रिलेटेड होगा।
कि गुप्त एम्पायर से जितने भी क्वेश्चन हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, वो नीचे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो जो कुमार गुप्त एक गुप्त शासक हैं, इनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को किस रूप में भी जाना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किससे था? तो जो वाकाटक वंश है, ये याद रखना है कि जो वाकाटक वंश है, वाकाटक वंश, इसका सीधा संबंध वाकाटक वंश, इस वंश को याद रखना है कि वाकाटक वंश का सीधा संबंध चंद्रगुप्त तृतीय से था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाकाटक साम्राज्य की महारानी, हमारा क्वेश्चन है कि वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। जो वाकाटक साम्राज्य की जो महारानी प्रभावती गुप्त थी, वो कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है कि ताम्रलिप्त जो है, ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो ये पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत का निम्न में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है या महत्वपूर्ण शहर था? तो है ताम्रलिप्त। जो ताम्रलिप्त था वो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्त शब्द का क्या अर्थ है? तो गुप्त शासकों के अधीन जो भुक्त शब्द है, ये हमें ध्यान रखना है कि जो भुक्त शब्द है, ये भुक्त शब्द इंपॉर्टेंट शब्द है कि जो भुक्त शब्द है, प्रशासकों के अधीन भुक्त शब्द, ये एक प्रांत था। उसके बाद में फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासक के संदर्भ में वित्त शब्द किसको संदर्भित करता है? तो गुप्त प्रशासन के संदर्भ में वित्त शब्द प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 319 से 550 ईस्वी के बीच किस गुप्त शासक ने भारत पर शासन किया था? तो जो 319 से 550 के बीच था, 550 के बीच गुप्त राजवंश ने भारत पर शासन किया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। गुप्त राजवंश का वह पहला शासक जिसने महाराजा अधिराज की पदवी धारण की थी? जो चंद्रगुप्त थे, गुप्त शासक के राजवंश का जो गुप्त राजवंश के पहले शासक चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने महाराजा अधिराज की पदवी धारण की थी। गुप्त शासकों ने कौन सा जुर्माना या किस नाम से एक जुर्माना लगाया जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक को भुगतान करना होता था? तो गुप्त शासकों ने हलिव कर नामक एक जुर्माना या एक कर लगाया जिसको प्रत्येक हल रखने वाले कृषक को देना होता था। चीनी यात्री सुंग युन भारत कब आया? तो ये 518 ईस्वी में भारत आया। अगला क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? तो 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी यात्री सुंग युन थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा वो गुप्तोत्तर साम्राज्य से रिलेटेड होगा। गुप्तोत्तर साम्राज्य मतलब जो गुप्त साम्राज्य है उसके बाद के जितने भी काल आए या उसके बाद भी जितने फिर साम्राज्य आए, उसके बाद में जितने भी क्या कहते हैं जितने भी गुप्त के बाद जितने भी वंश आए उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत की यात्रा की थी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत की यात्रा की थी। फिर हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वो किस साम्राज्य के शासक थे? तो राजा शशांक वो गौड़ साम्राज्य के शासक थे।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था वो था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग एक चीनी तीर्थयात्री था जो भारत में बौद्ध ग्रंथों की तलाश में आया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का, या चालुक्य शासक पुलकेशिन ने हर्षवर्धन पर विजय किस वर्ष प्राप्त की? तो इसने 618 ईस्वी में विजय प्राप्त की। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। फिर हमारा क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय राजवंश से रिलेटेड होगा। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभ में किस शासक ने कर्नाटक के चालुक्यों के, या प्रारंभ में कौन सा वंश था या कौन सा क्षेत्र था जो कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन था? तो जो राष्ट्रकूट था, राष्ट्रकूट वंश था, वो कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। दक्षिण भारत के पांडव वंश का प्रसिद्ध शासक नेन्दुज चेलियन द्वितीय था। तो दक्षिण भारत के पांडव या पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक नेरदुज चेलियन द्वितीय था। चोल राजा राजराज प्रथम गद्दी पर बैठे। तो चोल राजा राजराज प्रथम 985 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंत दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्तापलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप में हिरण्यगर्भ कहा जाता था। चोल प्रशासन में जो सभा होती थी वो गांव में एक सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी या बसाई गई थी। फिर हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी? तो जो मदुरै शहर है वो पांड्य राजाओं की राजधानी थी। सभा और दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख चोल राजवंश में किया गया है। एहोल किसकी राजधानी थी? एहोल चालुक्यों की राजधानी थी, तो ये याद रखना हमें। रविकीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो रविकीर्त जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? तो जो चोल वंश था या चोल वंश के जो शासक थे उन्होंने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया। जो चोल वंश के शासक थे उन्होंने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया। फिर हमारा क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। कवि विल्हण जो कवि विल्हण थे उन्होंने उत्तरावर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ की जीवनी लिखी। विक्रमादित्य छठवें की जीवनी लिखी। विक्रमादित्य सिक्स्थ जिनके दरबारी कवि विल्हण थे उनकी जीवनी लिखी थी चालुक्य राजवंश के शासक थे। विक्रमादित्य सिक्स्थ जिनके दरबारी कवि विल्हण ने उनकी जीवनी लिखी थी वो चालुक्य राजवंश के शासक थे। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में कर्नाटक भारतीय राज्य में स्थित है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बसवन्ना 1186 की 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस राजवंश से है? तो रानी रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय राजवंश से है। रानी रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी। जो बादामी है वो किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो जो बादामी है वो चालुक्य वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। इसका सही उत्तर होगा चालुक्य वंश। गौतमीपुत्र सतकर्णी 2वीं शताब्दी ईस्वी में किस साम्राज्य के महानायक शासक थे? जो गौतमीपुत्र सतकर्णी तो 2वीं शताब्दी ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य के महानायक शासक थे। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा था राजेंद्र। अब हमारा क्वेश्चन होगा जो वो सीमावर्ती राजवंश पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर और कामरू वंश से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है पूर्व मध्यकाल में कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर प्रतिहार राजा महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा प्राचीन भारतीय कला और साहित्य से रिलेटेड होगा। तो पहला हमारा है स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। तो गुप्त राजा जो कुमारगुप्त प्रथम थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है। तो ये पूछा जा सकता है कि मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है? तो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है। तमिलनाडु में स्थित बृहदेश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली द्रविड़ है। तो पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु में जो स्थित बृहदेश्वर मंदिर है उसकी मंदिर स्थापत्य शैली या किस शैली में बना हुआ? तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है।
फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, पंचायतन शैली की स्थापत्य कला में 5 मंदिर होते हैं। पूछा जा सकता है कि पंचायतन शैली की स्थापत्य कला में कितने मंदिर होते हैं, तो इसका आंसर होगा 5। फिर कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत की बिहार राज्य में स्थित है, तो जो नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय है वो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, सांची स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर है भारतीय राज्य, किस भारतीय राज्य में बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है, जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है, तो भारतीय राज्य बिहार में बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है। फिर हमारा क्वेश्चन अगला कि किस राज्य में स्थित रावण पहाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है, जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित रावण पहाड़ी है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मंगलुरु स्थित भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है कादरी मंजुनाथ मंदिर। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में शिखर तत्व गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के आधार रचना या अधिरचना या मीनार को दर्शाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण काली सिफ्ट पत्थर से एक होयसल राजा के द्वारा 1150 में करवाया गया था। मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं किस संप्रदाय को दान की गई थी, तो जो मौर्यों के द्वारा नागार्जुनी जो गुफाएं हैं वो आजीवक संप्रदाय को दान की गई थी। मौर्य स्तंभ का शीर्ष कहाँ पाया गया, जिसे सिंह शीर्ष लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है, तो मौर्य स्तंभ का जो शीर्ष है वो सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है वहाँ से पाया गया। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है, तो जो राजस्थान में माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन मंदिर शैली का एक उदाहरण है। फिर हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य में बाघ नदी के तट पर स्थित गुफाएं जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं 6वीं शताब्दी ईस्वी में विकसित की गई थी, तो मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रामभर स्तूप वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता था। भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव एलिफेंटा गुफा में पाई गई। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है, जो हर्मिका है वो बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाघ की गुफाएं जो भारतीय शैल निर्मित स्थापत्य वास्तुकला रॉक काट आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर जो कि पिंजौर हरियाणा में स्थित है। भारत में चूना पत्थर की गुफा बोर्रा गुफाएं हैं। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है कर्नाटक राज्य में। काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था गोलकोंडा का किला, तो गोलकोंडा का किला पूछा जा सकता है कि किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया था, तो काकतीय राजवंश के द्वारा गोलकोंडा का किला बनवाया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कहाँ की गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है, तो जो एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं वो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कदांग मठ स्थित है, तो कदांग मठ जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच अवधि से संबंधित वह स्थान सांची है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि फोंडोंग मठ स्थित है, तो फोंडोंग मठ कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में। प्रसिद्ध तवांग मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है, तो दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर स्थित है, तो कामाख्या मंदिर जो है वो गुवाहाटी असम गुवाहाटी में स्थित है। फिर है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है, तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला होती थी उत्तर भारतीय शैली होती है नागर मंदिरों में। फिर गोवर्धन मठ स्थित है, गोवर्धन मठ पुरी में स्थित है, जो गोवर्धन मठ है, गोवर्धन मठ ये
उड़ीसा के पुरी में स्थित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित है। तो मशहूर जो लिंगराज मंदिर है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। फिर है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। जो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये महाराष्ट्र में स्थित है। फिर लोकप्रिय शैल कर्तित मूर्ति गंगा अवतरण भारत के महाबलीपुर स्थान पर पाई गई थी। फिर है राजप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वहीं दामोदर और वेरा नदियों का संगम भी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। फिर है कि प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? तो प्राचीन भारत की गांधार शैली की कला को कुषाण वंश ने विकसित किया था। फिर हमारा है अगला क्वेश्चन कि 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर वो नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। तो पूछा जा सकता है कि उड़ीसा का जो विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर हो किस के द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर होगा नरसिंह देव। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम है रथ। जो महाबलीपुरम में स्थित एकाश्मीय जो शैल मंदिर है उसका नाम रथ है। फिर है कि शिव गुफा स्थित है। तो शिव गुफा एलिफेंटा गुफाओं में स्थित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि पट्टादकल या पट्टडकल में स्थित स्मारकों का समूह कर्नाटक में स्थित है। फिर है भीमबेटका में रॉक शेल्टर्स विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो चंद्रगिरी का जो किला है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर है द्रविड़ पद्धति में जो द्रविड़ पद्धति में कि मंदिर के वास्तु शास्त्र का प्रतिनिधित्व विमान के द्वारा होता है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई शहर में स्थित हैं। फिर है कि हमारा अगला क्वेश्चन है कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। इसको सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। फिर है दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है बासर में। फिर है उड़ीसा के जौगढ़ में अशोक का शिलालेख या अशोक का शिला अभिलेख स्थल स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं उड़ीसा में स्थित हैं। फिर है किस मंदिर के पास चारूपल्लय विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है? तो जो राजराजेश्वर मंदिर है उसके पास चारूपल्लय विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है। फिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया है कैलाश मंदिर। जो कैलाश मंदिर हो राष्ट्रकूट राजवंशों के द्वारा बनाया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था या कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके शासनकाल में बना था? तो नरसिंह देव फर्स्ट के शासनकाल में बना था। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर भारतीय देवता शिव को समर्पित है। निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर ये चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। भारत के महाराष्ट्र राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चौतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम महिषासुर मर्दिनी मंदिर है। फिर अगला क्वेश्चन कि विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर स्थित है। तो ये इंडोनेशिया में जो बोरोबुदुर मंदिर है इंडोनेशिया में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी उड़ीसा में स्थित हैं। तो ये सभी जितने मंदिर हैं उड़ीसा में स्थित हैं। महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ धर्मराज, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ हैं। 5वें रथ का नाम द्रौपदी रथ है। फिर धर्मराज रथ स्मारक स्थित है महाबलीपुरम में। रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक जैन मंदिर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर है वो खजुराहो में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन नीमारानी बावड़ी राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो प्राचीन कालीन इतिहास से संबंधित होगा, प्राचीन कालीन साहित्य से संबंधित होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई? तो जो नेचुरल हिस्ट्री है प्लिनी के द्वारा लिखी गई। प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथों में से एक मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया है। 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। फिर जो इंडिका किताब है वो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी है जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय भारत पर हुए युद्धों या भारत के बारे में वर्णन है। फिर दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की कहानी विष्णु शर्मा ने लिखी है।
पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय की भाषा है कन्नड़। फिर है मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। फिर है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों या भारतीय समाज के वर्गों का कितने वर्गों में उल्लेख है? 7 वर्गों में। फिर है भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाएगी नाट्यशास्त्र में। हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभोम की रचना कालिदास द्वारा की गई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है राजतरंगिणी। फिर है कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। राजतरंगिणी कृति है कल्हड़ की। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने कश्मीर राजाओं के बारे में संस्कृत में एक कविता लिखी थी। फिर हमारा क्वेश्चन है कि अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? अश्वघोष थे वो कनिष्क के दरबारी कवि थे। फिर है संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी पुस्तक व्याकरण से संबंधित है। फिर है मीमांसा सूत्र किसके द्वारा लिखा है? जो मीमांसा सूत्र जैमिनी ऋषि ने लिखा है। सीयू की द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड लेखक था ह्वेनसांग। तो जो ये सीयू की पुस्तक है वो ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई है। फिर है तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाओं जिन्हें संगम के नाम से जाना जाता था को आयोजित किया गया था मदुरई में। अमुक्त माल्यद का लेखन किया कृष्णदेव राय ने। अल बरूनी की प्रसिद्ध कृति किताबुल हिंद की रचना अरबी भाषा में हुई है। अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने। फिर एक कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मिर्च कटिकम मिट्टी की छोटी गाड़ी लिखा था शूद्रक ने। फिर तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किया गया था इंग्लो अधिंगल के द्वारा। बाणभट्ट द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक है कादम्बरी। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा चित्रकला। चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्राचीन या प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द NBPW है मिट्टी के बर्तनों का प्रकार। फिर है 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के दौरान बंगाल में प्रचलित मूर्तिकला की शैली को कहा जाता था पाल शैली। फिर है भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच तैलीय रंगों का इस्तेमाल किया गया था पश्चिमी अफगानिस्तान में। अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकलाओं से संबंधित जातक कथाएं। फिर कुछ विविध के हमारे क्वेश्चन होंगे कि अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था 9वीं शताब्दी के मध्य में। फिर हमें धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे क्षत्रिय वर्ण। फिर हेमिस मठ कहाँ पर स्थित है? तो हेमिस मठ लद्दाख में लेह के करीब स्थित है। जो हेमिस मठ है वो लद्दाख में लेह के करीब स्थित है, लेह में स्थित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि आठविक राज्य में के रूप में संदर्भित किया गया है वन साम्राज्य। फिर है राजा अंभी शासक थे तक्षशिला के। फिर किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। मांडू को अपनी राजधानी बनाया होसंग शाह ने। फिर हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगास्थनीज, फहियान, ह्वेनसांग, अल बरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए नाम प्रयुक्त किया गया था स्वर्णभूमि। तो इन सभी के द्वारा भारत को स्वर्णभूमि नाम प्रयुक्त किया गया था। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज थोड़ा टाइम भी ज़्यादा होगा, 30 मिनट ज़्यादा हो, लेकिन कल कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के अंदर ही सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।